हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, उचित उदाहरणों के द्वारा कवक मूल्य, सहचार्यता और सहभोजिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से प्रकृति में यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जो है सहसंबंध पाए जाते हैं, और ये जो सहसंबंध यहाँ पर पाए जाते हैं यह यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पादपों के मध्य संपन्न होते हैं या जीवों के मध्य संपन्न होते हैं। इसके अंतर्गत हमें यहाँ पर जो सहसंबंध दिया गया है वो हमें यहाँ पर दिया है कवक मूल्य सहचार्यता, और इसके अतिरिक्त हमें जो दूसरा सहसंबंध दिया गया है वह यहाँ पर दिया गया है सहभोजिता। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सहभोजिता की, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है एक प्रकार की अन्योन्य क्रिया यहाँ पर होती है, और इस अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत यहाँ पर जो है कितने भी जीव यानी कि यहाँ पर इसके अंतर्गत जितनी भी जातियां यहाँ पर शामिल होती है, यह सभी जातियां जो होती हैं उन्हें यहाँ पर जो है एक को लाभ होता है और अन्य जाति को यहाँ पर जो है किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं एक को यहाँ पर जो है लाभ होता है और अन्य जाति पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इसके अंतर्गत अगर उदाहरण की हम बात करें तो इसमें यहाँ पर जो है कठलताएं आती हैं। अगर कठलताओं की हम यहाँ पर बात करें तो कठलताओं में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बोहनिया व टिनोस्पोरा जो होती है वो कठलताओं के समान यहाँ पर होती है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वनों में जो कठलताएं होती हैं उनकी जड़ें जमीन में रहती है, परंतु यहाँ पर वो जो होती है पादप के ऊपर लिपट कर ऊपर जो है प्रकाश के लिए बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है अधिपादप आते हैं। अधिपादप के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो आर्किड होता है वो अधिपादप होता है, यानी कि अन्य पादप के ऊपर यहाँ पर रहता है और उससे जड़ें उस पादप के अंदर डालकर यहाँ पर पोषण प्राप्त करता है। और अन्य उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है अधिजंतु आते हैं। अधिजंतु जो होते हैं सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं छोटे जंतु जो बड़े जीवों के साथ रहते हैं, यानी कि हम कहेंगे कि यहाँ पर जो बड़ी मछलियां यानी कि शार्क होती हैं उनके साथ में यहाँ पर छोटी मछलियां होती है जिन्हें हम चूषक मछलियां कहते हैं, जो कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है शार्क के बचे हुए भोजन में से पोषण प्राप्त करती है। अब अगर कवक मूल्य सहचार्यता की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है एक विशिष्ट प्रकार का सहसंबंध है जो कि सिर्फ उच्च पादपों तथा यहाँ पर उच्च पादप के साथ में यहाँ पर जो है कवक में पाया जाता है। तो उच्च पादप और कवक के मध्य यहाँ पर जो सहसंबंध पाया जाता है उसे हम कवक मूल्य सहचार्यता कहते हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कवक जो है यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम हाइफा कहते हैं। अब इसके जो हाइफा या फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर हाइफन जो होते हैं सामान्य रूप से ये जो होते हैं यहाँ पर इस प्रकार के से तंतु बने हुए होते हैं, और ये जो तंतु होते हैं ये यहाँ पर सहायता प्रदान करते हैं अधिक से अधिक जल तथा खनिज के अवशोषण के लिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि उच्च पादप जो होती हैं उनके जड़ों में यहाँ पर जो है कवक अपना सहसंबंध स्थापित कर लेती है हाइफा के द्वारा और सहायता प्रदान करती है अधिक से अधिक जल व खनिज के अवशोषण में। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कवक को सामान्य रूप से इसमें यहाँ पर फायदा होता है और कवक को भी यहाँ पर जो है भोजन की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि यहाँ पर जो है ग्लूकोज या ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होती रहती है। तो कवक को उच्च पादपों से यहाँ पर जो है भोजन प्राप्त होता है और जो उच्च पादप होते हैं उन्हें अधिक मात्रा में जल व खनिज अवशोषक प्राप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको यहाँ पर यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।